Hello, this is me again, Pratik from Diksha Coaching Classes, and we are with the second lecture now of Chemistry 1 Standard 12. जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि हम यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं और ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा था केमिस्ट्री के बारे में, बेसिक से स्टार्ट किया था और फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स, उनके प्रॉपर्टीज और फिर आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म इन नेचर सॉलिड्स वाले। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये सीखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, आई होप आप नोट डाउन कर रहे हो और सीरियसली इस लेक्चर को देख रहे हो, और मैं चाहता हूं कि आप सारे लेक्चर्स को, चाहे वो कोई भी लेक्चर, आप सीरियसली पूरा वीडियो देखें ताकि आपको एक आइडिया आ जाए ठीक तरीके से कि ऑनलाइन पढ़ाई भी अगर की जाए तो सीरियसली हो सकती है। आपको कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जब मिल ही रहा है सिर्फ नेट खर्च करके। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम देखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा वास्ट होगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम देखेंगे कि किसी भी सॉलिड की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज ये 3 टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। ये टॉपिक्स हर तरह से आपको इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड्स हो, एमएसटी, सीटी, जेई, किसी भी तरह के एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, टॉपिक्स बहुत जरूरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये टॉपिक्स इंटरेस्टिंग भी बहुत है, बहुत सारी चीजें जो आपको पता चलेंगी अगर आप केमिस्ट्री के थोड़े से भी फैन हो, और आई होप अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो थोड़े से आप फैन बन जाओगे, क्योंकि उतनी टीचिंग मुझे फिलहाल आती ही है। तो हम देखेंगे, ठीक है। सो विल स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इफ एनी वन ऑफ यू are having textbooks in front of them, you can note down that the types of crystalline solid, the first type is ionic crystals, ionic crystalline solid. ठीक है, the second one covalent network solid, the third one is molecular solids, and the fourth one is metallic solids. ओके, बहुत इजी है। सबसे पहली बात, आयोनिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। आयोनिक का मतलब क्या है? शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग, शेयरिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट? शेयरिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयरिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझो अगर मैंने एक पेयर ले लिया, जैसे NaCl एक आयोनिक क्रिस्टल है। ठीक है, सी छोटा हो गया, NaCl एक आयोनिक क्रिस्टल है। आयोनिक मतलब क्या? Na की वैलेंसी क्या है? Na की वैलेंसी क्या है? पहली बात, Na का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 11। अगर उसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टर्म्स में लिखूंगा 2 8 1, है ना, शेल कैपेसिटी के हिसाब से। Cl को मैं लिखूंगा, एटॉमिक नंबर इसका 17, तो मैं लिखूंगा 2 8 7। अब देखो, आपको पता है कि ऑक्टेट किस तरह से कंप्लीट होता है। किसी भी एटम का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है कि अगर देखो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी ऑक्टेट में, तो Na है। सोडियम अनबैलेंस्ड है, राइट। सोडियम क्या है? सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, अगर आप हाथ पे रखोगे तो यहाँ पे वो गड्ढा करके नीचे गिर जाएगा। ठीक है, वो इतना एक्सप्लोसिव होता है अगर आप उसको एनवायरनमेंट में रखोगे। क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन Cl2 गैस है ना, वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल हुआ था लोगों को मारने के लिए। हरे कलर का गैस होता है। ठीक है, इट्स अ ग्रीन गैस, बट when they come in contact to each other, and कांटेक्ट में आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर वो एक दूसरे कांटेक्ट में आके स्टेबिलाईज हो जाते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको नहीं चाहिए, उसके बिना ये स्टेबल है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 2 8 8 बन जाएंगे, और ये 2 8 दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। सो ये जो पेयर शेयर करेंगे, जो बॉन्ड शेयर करेंगे, ठीक है, ये होगा आयोनिक बॉन्ड, इसको कहते हैं शेयरिंग वाला बॉन्ड। ठीक है, तो उसी तरह से आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयोनिक क्रिस्टल्स में आयोनिक बॉन्ड होता है। इसका एग्जांपल मैंने जैसे आपको बता दिया NaCl है। वापस आयोनिक क्रिस्टल्स में अब बैलेंस तो बन गया है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? हाई होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है,
ठीक है, वो फ्री नहीं होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर होगा? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ये पास कैसे करेगा जब इसके पास लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएगा। सो यू कैन राइट इन द प्रॉपर्टीज दैट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके, इट्स अ गुड इंसुलेटर, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है, ये सब प्रॉपर्टीज आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप कंसेप्ट समझ गए आयोनिक का, तो आप प्रॉपर्टीज एज इन लिख सकते हो, 5 से 6 पॉइंट आपके बन जाएंगे। तो सेकंड हम देखेंगे कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। कोवैलेंट नेटवर्क आयोनिक में मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन गेनिंग हो रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं हो रहा, बेसिक कंसेप्ट है। सो दीज काइंड ऑफ सॉलिड्स आर आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एज while donating and while gaining they become ions because it's donating the electron, it becomes positively charged, it's gaining the electrons, it becomes negatively charged, right? So they become ions when dissolved in water, or you can take the example of NaCl as I gave. covalent network में क्या होता है? covalent network में एग्जांपल लूंगा सिलिकॉन ऑक्साइड का, यानी कि सिलिका का, ठीक है। तो ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। सिलिका, सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 14, तो मैं लिख सकता हूं 2 8 4, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको ये समझ में आया होगा तो। ऑक्सीजन का मैं लिख सकता हूं, इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो मैं लिख सकता हूं 2 और 6। अब ऑक्सीजन 2 है तो मैं और एक बार लिख दूंगा 2 और 6, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो आखिरी ऑक्टेट में से 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए आगे रख देता है, और इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए आगे रख देता है। अब ये 4 हो गए। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 4 है, तो हम इसको कहते हैं ये पार्शियली स्टेबल है। कंसेप्ट क्या है, इसको क्या कहते हैं हम? पार्शियली स्टेबल, यानी कि एग्जैक्ट हाफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट है, तो इतना अनस्टेबल ये नहीं है। इट्स पार्शियली स्टेबल एंड सो एज सिलिकॉन फ्रॉम द फर्स्ट। सो अब देखो इसके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए शेयरिंग के लिए। अब ये समझेगा ये 4 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, और ये समझेंगे ये 4 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये समझेगा ये 4 और ये 4 मैं कंप्लीट हूं, ये 4 मैं कंप्लीट हूं, ये समझेगा मैं कंप्लीट हूं। तो एक बॉन्ड बना करके ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड अ कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट्स कॉल्ड अ कोवैलेंट बॉन्ड। ये बहुत बेसिक है, आपने कम से कम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इस चीज को। तो इसी बेस के, इसी मुद्दे के ऊपर मैं बताऊंगा आपको कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड यही कंटिन्यूअस नेटवर्क पूरे सॉलिड में बना होता है, और एक सिंगल सॉलिड बहुत बड़ा मोनो एटॉमिक सॉलिड भी हम बोल सकते हैं जिससे बना होता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डायमंड। डायमंड आपको पता है कितना हार्ड है, इट्स द हार्डेस्ट एवर सॉलिड यू हैव सीन, and a long structure of covalent solids, covalent network solids have been connected, and again it has very high melting point, and those are incompressible, very hard, and the innumerable of properties you can write if you understand the basics about the covalent network, as I said. So it will be having high melting point, it will be incompressible, extensively, great force of attraction between the particles, and of course the mobile electrons are not present, so they will be poor conductors of heat and electricity, so the thermal factors and electrical factors can be neglected, and the properties here can be written as they are insulators. समझ में आ रहा है आपको? आई होप आपको आयोनिक क्रिस्टल्स और कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स समझ में आ गए होंगे, 2 टाइप ऑफ सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स यानी कि जैसे मैंने आपको बेसिक्स में बताया था फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में, मॉलिक्यूल्स are unbonded pairs, and they are present mobilely if considered a substituent substance, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में फोर्सेस उतने ज्यादा नहीं होते, ठीक है, सो दे आर नॉट दैट अट्रैक्टिव, और इसमें लंडन फोर्सेस और वीक डाइपोल फोर्सेस, पॉजिटिव नेगेटिव वाले फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस आएंगे जो कि दे आर इजीली सेपरेबल। सो मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पढ़ना थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि कंसेप्ट इसकी बहुत ही बेसिक है। देखो, क्योंकि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो बनते हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल एक साथ अगर आ गए और पेयर हो गए तभी बनते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अगर देखा
वाटर मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है, ध्यान से देखना, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको ये। H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पे टेम्परेचर चेंज कर दिया, यानी कि क्या, इन सबको मॉलिक्यूल को एक कटोरी में भर करके मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया। क्या होगा, बर्फ जम जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया, ये था लिक्विड, और टेम्परेचर चेंज के बाद, डेल्टा टी के बाद क्या बन गया, ये सॉलिड, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं हाथ से, है ना। और अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कम करते जाओ तो ये बॉन्ड और भी स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टेम्परेचर सेंसिटिव है और कुछ भी नहीं। ओके, देयर इज एंड समटाइम्स देयर आर वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जैसे HCl में H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो इसमें भी कोवैलेंट नेटवर्किंग थोड़ी सी आ जाती है, ठीक है। और वापस और एक टाइप का होता है लंदन फोर्सेस, है ना। ये भी सबसे वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है, लंदन साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे इसमें और प्रकार के सॉलिड गैसेस, जैसे लंदन फोर्सेस अगर हम देखें, इसमें गैसेस होते हैं क्लोरीन, मीथेन। इसको अगर टेम्परेचर चेंज करके फिर से हमने सॉलिडिफाई कर दिया तो इस प्रकार के फिर ये सॉलिड्स बनेंगे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बेसिकली क्या होते हैं, टेम्परेचर चेंज करके हम मैन्युअली जब इन सॉलिड्स को बनाते हैं तो इस प्रकार के सॉलिड्स बनते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो एग्जांपल आप लिख सकते हैं CH4, है ना, Cl2, वापस आइस एंड एटसेट्रा। ओके, आई होप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला हम देखेंगे मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, सोना चांदी, AgAu, है ना, सिल्वर गोल्ड, और बहुत सारे ऐसे मेटेलिक सॉलिड्स, प्लैटिनम, और जो भी आपको पसंद है, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड ऑल, ठीक है, सब आते हैं इसमें। तो मेटेलिक सॉलिड्स में बेसिकली जानना आपको यही है कि इसमें एक मेटेलिक बॉन्ड होता है और इसके सारे मेटल वाले प्रॉपर्टीज लिखनी होती है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में रटी होंगी। दे आर मेलिएबल, मतलब उनको ठोक ठोक के थिन शीट्स में बनाया जा सकता है। दे आर डक्टाइल, है ना, उनको पतला कर करके उनकी वायर बनाई जा सकती है। वापस इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, तो इसीलिए दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए तो वायर बनाई है ना। सो मेटेलिक में बेसिक यही है कि मेटेलिक बॉन्ड होता है इसमें, है ना। और इसमें एक पॉइंट लिखना आपको नहीं भूलना है कि इसमें क्या होता है, द स्ट्रक्चर इज लाइक देर आर पॉजिटिव प्रोटॉन एटम्स, देर आर पॉजिटिव प्रोटॉन सब्स्टिट्यूएंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिप इन लाइक अ सी ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, जैसे प्रोटॉन्स की एक नदी बनी हुई है, ठीक है, और उसमें जहाज की तरह, बहुत सारे जहाज की तरह इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर। तो थोड़ा सा ऐसा इमेजिन करना है, तो उस तरीके से मेटेलिक बॉन्ड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चारों टाइप समझ में आ गए होंगे। काफी वक्त हमारा चला गया क्योंकि मैं हर एक मॉब के और रीच करना चाहता हूं, सबको समझ में आए, मेरा मेन एम यही है। डाउट्स फिर भी होंगे इन किसी टाइप्स में, कोई टाइप में कोई दिक्कत होगी, नहीं समझ में आया होगा, ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए होंगे तो प्लीज पूछ सकते हो। और जो मैंने क्वार्ट्स एग्जाम्पल बताया था पिछले वाले पॉलीमॉर्फिज्म में SiO2, इसका मतलब ही क्वार्ट्स होता है। मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है। सो हमने ये सीख लिया और मुझे लगता है इन बेसिक्स में इतना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलेंगे हमारे मेन एम की तरफ, जिसके ऊपर हमारे सॉलिड स्टेट के बहुत से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जिस कंसेप्ट्स के ऊपर थोड़ी इमेजिनेशन, थोड़ी विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है। तो हम उसका बेसिक्स आज कवर कर लेंगे, वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। एमॉर्फस में कोई इंटरेस्ट है नहीं हमको ज्यादा, तो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में लैटिस या लेटाइस, आपका जैसा भी एक्सेंट है, यूनिट सेल, ओके, एंड उसमें ब्रेवियस लैटिस, और वापस स्पेस लैटिस, ठीक है। ये कोई अलग अलग डेफिनेशंस नहीं है, कंसेप्ट सबके एक ही है। तो गाइस अगला यूनिट है हमारा
लैटिस। और जैसे मैंने पहले बताया था, मैं यूनिट सेल के बारे में बाद में बताऊंगा, तो पहले यूनिट सेल, ठीक है, लैटिस यूनिट सेल की बातें करेंगे। और किसकी बातें करेंगे हम? बेसिस की। व्हाट इज बेसिस? और बाकी चीजें और जो हमें देखनी है कि यूनिट स्ट्रक्चर कैसे होता है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की भी बातें करेंगे, ठीक है। सो वी हैव मच मोर टू डिस्कस इन दिस टॉपिक, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड, ओके, एंड दिस इज विद द रेफरेंस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके। तो ये दो टॉपिक्स आज हम जरूर कवर करेंगे, और आई होप आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करें। एवरीबॉडी, जस्ट इफ यू ओपन योर बुक्स एंड टेक अ पेन इन योर हैंड एंड नोट इट डाउन व्हाट आई एम सेइंग, विच यू फील यूजफुल फॉर यू। सो विल स्टार्ट। लैटिस। कई दफा हमने देखा होगा कि दिवाली में जब हम रंगोलियां बनाते हैं, ठीक है, या छोटी बच्ची होती है, और आप लोग भी बहुत उस चीज को फॉलो करते होंगे, हम एक जनरल अरेंजमेंट वाले डॉट्स बना देते हैं, ठीक है। या जो लड़के हैं, ठीक है, XOX खेलते समय, या जिसका पहले हो गया जीत गए एंड ऑल, यूज्ड टू प्ले दैट गेम्स, राइट। सो इफ वी ड्रॉ दिस 9 dots, and you know we could do any structure in this. This is the basic type of structure. If I increase its length, okay, in this you can draw any kind of structure, okay. If I draw a square here, and again if I draw it by triangle, and again if I draw a line, again a vertical square here, so तो मैं कोई भी किसी भी तरह के स्ट्रक्चर में इसमें ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। तो साइंटिस्ट का मानना भी यही है कि ये जो बेसिक लैटिस है, ठीक है, बेसिक लैटिस यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक पॉइंट्स, जिसमें कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का यूनिट सेल फिट हो जाता है। अब बेसिस क्या है? बेसिस मतलब पार्टिकल। बेसिस का रेफरेंस मतलब क्या है? बेसिस मतलब पार्टिकल, और ये पार्टिकल इस लैटिस में फिट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शेप चेंज होगा, उनका लैटिस स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहेगा, एक रिपीटिंग वाला, ठीक है। उस लैटिस में जो फिट होते हैं उसको बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब क्या? किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, समझो मैं डायमंड ड्रॉ कर दूं बेसिक वाला, ठीक है, जो पत्तों में नजर आता है, तो इस डायमंड में हम देख सकते हैं डायमंड इस शेप का है, तो इसके यूनिट सेल भी, इसका यूनिट सेल यानी कि इसका सबसे छोटा स्ट्रक्चर भी इसी शेप में होगा जिस शेप का वो क्रिस्टल है, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा। तो यूनिट सेल मतलब क्या? यूनिट सेल मतलब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, पहली बात तो। दूसरा पॉइंट, जिस शेप का वो सॉलिड होता है, जिस शेप का वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसी शेप का वो यूनिट सेल भी होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट सेल इज ऑफ दैट शेप ओनली रिस्पेक्टिवली। आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आप नोट कर ले, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, अलग से एक लेक्चर रख लेंगे डाउट्स के लिए भी। तो मैं स्टार्ट करूंगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब सॉलिड किस किस शेप में आते हैं, यूनिट सेल किस किस टाइप में आते हैं, लैटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट कितने टाइप्स का होता है, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, ये सारे प्रोबेबिलिटीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो आपको बेसिकली एमसीक्यू एग्जाम्स जो सीईटी वगैरह होते हैं, जेई, उनमें काम भी आ सकता है, और वापस थ्योरी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हम सीखेंगे। पहला सिंपल क्यूबिक, ठीक है, सिंपल क्यूबिक। दूसरा वाला हम देखेंगे बॉडी सेंटर्ड, ओके, विल स्टडी बॉडी सेंटर्ड। एंड द थर्ड वन विल स्टडी बेस सेंटर्ड, ओके। These 3 kinds of unit cells we will study first. हम इसमें यहां पे बेसिक लैटिस स्ट्रक्चर एक क्यूब पकड़ रहे हैं। क्या पकड़ रहे हैं? एक क्यूब, रेफरेंस के लिए, ठीक है। जैसे बचपन में सिखाया जाता था, अर्थ, सन, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, नेपट्यून, सारे प्लैनेट्स वो सर्कुलर है, सब गोल है। स्टार जो है वो ऐसा ही है ना, एक सिंपल मीनिंग के लिए। लेकिन जब बड़े बड़े होते हुए हमको पता चला
कि एक्चुअली अर्थ ओवल है, द शेप्स आर बीइंग चेंज समवॉट डिफरेंट। सो हम यहाँ पे बेसिस के लिए एक सिंप्लिसिटी के लिए हम क्यूब यहाँ पे लैटिस स्ट्रक्चर पकड़ेंगे, ठीक है। क्यूब यहाँ पे हम लैटिस स्ट्रक्चर पकड़ेंगे। और सिंपल क्यूबिक में होता क्या है, सिंपल क्यूबिक में इस क्यूब के 4 कोने पर, कितने कोने पर, 4 कोने पर, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्यूब को कितने कॉर्नर्स है, कितने कोने हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। तो इनके हर एक कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है लोगों को? इस सिंपल क्यूबिक में हर एक कॉर्नर पे एक पार्टिकल होगा बस, बाकी कहीं भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? बॉडी सेंटर्ड में ये क्यूब की जो बॉडी है, बॉडी सेंटर्ड में क्यूब की जो बॉडी है, इसमें क्या होता है, इसमें पार्टिकल का डिवीजन कैसे होता है, इसके कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। कितने पार्टिकल्स होंगे कॉर्नर पे? 8 कॉर्नर है तो 8 पार्टिकल होंगे। और इसके बीच में, इसके बॉडी के अंदर एक पार्टिकल होगा, ठीक है। एक क्यूब है, डब्बा है समझ लो, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक बॉल रख दिया उसी तरह से, और कोने पे मैंने 4 बॉल रख दिए चिपका के, ठीक है। उसी तरह से इसके बॉडी के अंदर भी एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है और इसके कॉर्नर पे 4 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल बड़ा है, ये बाकी 4 छोटे हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। मैंने क्यूब गलती से बड़ा बना दिया इसलिए मैं पार्टिकल भी बड़ा बना रहा हूं, इतना छोटा सा बना दिया तो आपको लगेगा कि कहां पे पार्टिकल है। इस क्यूब के बॉडी के अंदर एक पार्टिकल है, तो इसलिए इसका नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। बेस सेंटर्ड मतलब क्या, समझो एक क्यूब है, ठीक है। अब बेस सेंटर्ड, अब बॉडी सेंटर्ड तुमको पता चल गया नाम से कि बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल था। बेस सेंटर्ड है, बेस सेंटर्ड मतलब 2 बेसेस, किसी भी 2 बेस के फेसेस पे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे होंगे, ठीक है, और उनके बेसिस पे पार्टिकल होंगे, कोई भी 2, ये 2, या मैं बना देता हूं ये 2, ठीक है। मैंने क्यूब ऐसा रख दिया तो बेस चेंज हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ठीक है। सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल विच यू हैव स्टडी। ऑल्सो द 4th टाइप, ठीक है, ऑल्सो द 4th टाइप इज फेस सेंटर्ड। व्हाट इज द 4th टाइप? फेस सेंटर्ड अब क्या होगा, हर एक फेस पे, ठीक है, हर एक फेस पे यूनिट सेल होगा। मतलब क्या, समझो मैंने एक क्यूब बनाया, ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर हमारा बेस स्ट्रक्चर क्यूब ही है, तो क्यूब के अराउंड में पार्टिकल्स डिवाइड करूंगा और उस बेसिस पे ही इसका डिफरेंशिएशन चल रहा है फिलहाल, ठीक है। तो इसके 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, और इसके हर फेस पे एक पार्टिकल होगा, ठीक है, हर फेस पे, ठीक है। ये पार्टिकल है, ये पीछे वाले फेस पे है, ये पार्टिकल जो दिख रहा है ये ऊपर वाले फेस पे, ठीक है। ये 2 फेस हो गए, साइड वाले 2 पार्टिकल हो गए, और नीचे वाले फेस पे एक पार्टिकल, सामने वाले फेस पे एक पार्टिकल। मतलब देखो, इमेजिन कर सकते हो आप, सामने एक फेस, पीछे एक फेस, एग्जैक्टली, ठीक है। साइड में एक फेस, इस साइड में एक फेस, ऊपर एक, नीचे एक, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए, 6 फेसेस और 6 पार्टिकल्स, ठीक है। और कॉर्नर पे जो है वो पार्टिकल्स तो है ही, ठीक है। समझ में आया? सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स विच वी आर स्टडिंग नाउ, ठीक है। तो आई होप आपको चारों यूनिट सेल टाइप समझ में आ गए होंगे। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है, शेप के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करिए, प्लीज जेन्युइनली। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सीरियसली आप फन के लिए मत देखिए, आप सीरियसली इसको लेकर के पढ़ाई कीजिए, आपको सच में बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि सच में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे लैटिसेस के बारे में, इसके पहले वाला पॉइंट है एक्चुअली ये, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने पहले ले लिया, ठीक है। हम देखेंगे अब ब्रेवियस लैटिसेस, ठीक है। ब्रेवियस, इसके बारे में जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट था जिसने लैटिसेस की पॉसिबल शेप्स, इसने सब प्रोबेबल शेप्स जितने भी हो सकते इसने निकालने की कोशिश की, और इससे बाहर इसने कहा कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का लैटिस स्ट्रक्चर इन शेप्स के बाहर नहीं जाएगा। अगर जो मैं बोल रहा हूं अगर आपको कॉम्प्लेक्स नहीं जा रहा है तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। ब्रेवियस ने, या जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हो, ब्रेवियस ने लैटिस स्ट्रक्चर की प्रोबेबिलिटी डिफाइन की कि इतने शेप्स है, 14 नंबर ऑफ शेप्स, एंड आउट ऑफ दिस
नो अदर लैटिस स्ट्रक्चर कैन बी मेड इन विच अ क्रिस्टल कैन बी फिटेड इन। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ब्रेविस ने इस तरीके से उनको क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। पहला उसने क्यूबिक बोला, क्यूबिक लैटिस पॉइंट, ठीक है, क्यूबिक लैटिस, ये ब्रेविस लैटिस तो होगा, ये एक यूनिट सेल स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, कॉर्नर पे होते हैं, बीच में और फेसेस पे, ठीक है, अलग अलग तरह के। तो हम इसमें टाइप्स हम देख चुके हैं, सिंपल, बेस, बॉडी। इसी यही रीजन था कि मैंने ब्रेविस लैटिस के पहले आपका यूनिट सेल के टाइप्स ले ली, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सिंपल, यूनिट सेल, बेस, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। पहला क्यूबिक था। दूसरा ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक मतलब क्या? इट वॉज ऑर्थो मतलब परपेंडिकुलर, ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है, ये आपको पता नहीं होगा। ऑर्थो मतलब परपेंडिकुलर, और रोम्बिक मतलब इट हैज अ रोम्बस शेप, इट्स ईच फेस हैज अ रोम्बस शेप। तो एक रोम्बस में बना दूंगा अगर, ठीक है, और फिर यहां से ये परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस लाइन को, ठीक है, इस बेस लाइन को अगर मैं जमीन पे रख रहा हूं ऑर्थोरोम्बस का एक लैटिस शेप स्ट्रक्चर, तो ये जमीन को इसकी ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इसमें जो अल्फा एंगल बने, सॉरी बीटा एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री। सो इट्स कॉल्ड एज एन ऑर्थोरोम्बिक। अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर टेक्स्ट बुक अगर आप लेके बैठे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसके बारे में कैसी बात कर रहा हूं, उसकी डायग्राम कैसी बनी। कई डायग्राम्स है। ऑर्थोरोम्बिक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसकी डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी टेक्स्ट बुक में कैसी दी गई है, ठीक है, और किस शेप की मैं किस एंगल्स की बात कर रहा हूं। तीसरा अगर मैं आपको बोलूं तो ये होता है टेट्रागोनल। क्या होता है? टेट्रागोनल, ठीक है। टेट्रागोनल इज अगेन प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप, यू कैन से। टेट्रा मीन्स 4, ठीक है, अगर आपको पता नहीं होगा या पता होगा तो भी अच्छी बात है। टेट्रा मीन्स 4, एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप, और इसका बीटा एंगल वापस बदल भी सकता है। इट कैन बी लेस देन 90 डिग्री, सो इट कैन अ बिट, अगर ये थोड़ा लीन हो सकता है, आपको डायग्राम दिख जाएगी स्क्रीन पे, यहाँ पे टेट्रागोनल थोड़ा सा लीन भी हो सकता है, जिस बीटा 90 डिग्री से कम होगा, तो ये वाला एंगल अक्यूट हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। चौथा हम कहेंगे मोनोक्लिनिक, ठीक है, मोनोक्लिनिक इसका प्रॉपर्टी ये है कि अक्यूट ही है, ठीक है, और ये चेंज नहीं होता। इसमें टाइप्स होंगे सिंपल और बेस सेंटर्ड, ठीक है, आपको स्क्रीन पे जैसे दिख रहे डायग्राम के साथ। पांचवा मैं बोलूंगा, पांचवा होता है रोम्बोहेड्रल, ठीक है, आप ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, ठीक है। रोम्बोहेड्रल मतलब इसका बेस के साथ एंगल 90 तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन इसका एक सिंगल टाइप है, जैसे टेट्राहेड्रल में बोलता हूं वैसे रोम्बोहेड्रल, ठीक है। इसका फेस रोम्बस की तरह वापस होता है, ठीक है, and you can see the only single diagram and the only single type of unit cell which can be presented in it, that is simple, okay। इसके फेसेस बहुत अनइवन होते हैं रोम्बोहेड्रल के, और इसका लैटिस स्ट्रक्चर एक खड़े हुए अगर हम ऊपर से देख रहे हैं टॉप व्यू रोम्बस का, तो उस तरह से होता है, ठीक है। और आगे वाले ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। ट्राइक्लिनिक में सारे एंगल झुके हुए, मतलब किसी रेक्टेंगल को अगर मैं खड़ा कर रहा हूं, ठीक है, उसका मैंने बेस कांस्टेंट रख के उसको पुश कर दिया, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बेस मैंने वैसे रख के और उसको पुश कर दिया आगे, ठीक है, तो उसके अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल्स, तीनों अल्फा बीटा गामा मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं, अगर 3D में मैं कोई क्यूब बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, सो दिस एक्सिस इज फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट, दिस टर्म एज अल्फा बीटा एंड गामा, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अगर मैं बेस कांस्टेंट रख के ऐसे में धक्का दे रहा हूं, ठीक है, तो वो क्या बन जा रहा है? ट्राइक्लिनिक। हेक्सागोनल मतलब क्या? इसका अपर फेस किसी हेक्सागोन की तरह होता है, जैसे आप देख सकते हैं, और उसके सेंटर में हर एक कॉर्नर पे 6 कॉर्नर्स है, तो 6 कॉर्नर्स पे 6 पार्टिकल्स है, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसमें भी सिर्फ एक ही तरह का शेप आ सकता है यूनिट सेल का, एक ही तरह का टाइप आ सकता है, वो है सिंपल टाइप, ठीक है, सिंपल, और उसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव, ठीक है। आई होप आपको ब्रेविस लैटिस ठीक से समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एमसीक्यूज में बहुत बार पूछते हैं कि इसका एंगल क्या है, ऑर्थोरोम्बिक का एंगल क्या होता है, इसमें कौन से टाइप्स बैठते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज इन विच द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सो प्लीज ट्राई एंड नोट डाउन दिस ऑल द स्ट्रक्चर्स, एंड इफ इट इज मोर बेटर इफ यू रिमेंबर द होल टेबल, ओके। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ब्रेविस लैटिस मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा दिए हैं,
ठीक है, अगर जिसके पास बुक्स भी नहीं है तो देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको प्लीज आप ध्यान से पढ़ना। अगर ये नहीं, अगर एक बात बोलता हूं मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात बता रहा हूं आपका, अगर ये टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं अगर आपको अब नहीं समझ में आया तो कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एज अ केमिकल इंजीनियर पर्सनली जितने प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए थे 12th स्टैंडर्ड में समझने के लिए उसको, सो आई हैव फेस्ड अ लॉट एंड गोइंग थ्रू एनिमेशन वीडियोज एंड ऑल, the things were a bit tough to understand the things, how the actually division takes place in a unit cell of the particles. So we will study division of particles, not division merely, number of particles in a unit cell, ठीक है, और in types of unit cells. Okay, so we'll study this. It's not a topic actually, it's under the unit cell it's under the unit cell main thing, but for me it's that important, so I'm considering it as a topic and you should also understand the thing. अब पहली बात मैं एक बेसिक बता जाना चाहता हूं, ठीक है। समझो अगर आपके पास एक रोटी है और खाने वाले बंदे 8 है, ठीक है, आपके पास रोटी 1 और खाने वाले बंदे 8 है, ठीक है। अगर मैं इसको आधी आधी कर दूंगा, ठीक है, तो इसमें एक रोटी का मैंने 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। सो इफ आई ड्रॉ वन मोर लाइन और इफ आई रन वन मोर नाइफ अराउंड दैट चपाती, आई विल गेट दैट एक चपाती का 4 टुकड़े हो गए, जिसको हम क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैंने ऐसा वाला थोड़ा टुकड़ा कर दिया, इफ आई रन अ नाइफ थ्रू दिस एंगल, ओके, 45 डिग्री, तो इसके हो जाएंगे 6 टुकड़े, एंड द सेम 45 एंगल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इफ आई टेक इट, इसके हो जाएंगे 8 टुकड़े, है ना। तो एक चपाती के मैंने 8 टुकड़े कर दिए, तो 8 लोग खा पाएंगे? यस ऑफ कोर्स, ईच वन ऑफ विल गेट 1/8 ऑफ चपाती, ठीक है, ईच वन ऑफ विल गेट 1/8 ऑफ 1 चपाती। समझ में आ रहा है? ठीक है, 1/8 ऑफ 1 चपाती, और परसेंटेज में निकाले तो कुछ आएगा 1/8 आप कर सकते हो, ठीक है, उतना। सो इसी तरह से हमको क्या करना है, जैसे मैंने आपको टाइप्स बताया, अगर आपको याद होंगे, किसके टाइप्स बताए मैंने? सिंपल प्रिमिटिव के हम पढ़ेंगे, सिंपल और प्रिमिटिव यानी कि सिंपल क्यूबिक के, कि इस क्यूब में मैं इतने अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक सच में इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा, मैं इतना अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो टॉपिक सच में इंपॉर्टेंट ही होगा। अगर इसके कॉर्नर पे 4, ऊपर वाले कॉर्नर पे, ऊपर वाले फेस पे 4 पार्टिकल है, नीचे वाले कॉर्नर पे 4 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। टोटल देयर आर 8 पार्टिकल्स इन अ सिंपल क्यूबिक, ओके, एंड देयर आर ओनली पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, राइट। तो अगर मैं देखूं इस कॉर्नर की, अगर मैं बात करूं इस पार्टिकल्स की, अब जैसे मैंने बोला ये यूनिट सेल पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में रिपीट होता रहता है, ठीक है, इट्स वन अपॉन अनदर एंड देयर इज अ फैमिली ऑफ ऑल द यूनिट सेल्स, एंड फ्रॉम दिस यूनिट सेल, दिस बिग स्ट्रक्चर, अ सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड वी कैन सी, ओके। तो अगर ये यूनिट सेल यहां पे, ये पार्टिकल यहां पे प्रेजेंट है इस यूनिट सेल के अपर लेफ्ट कॉर्नर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसके सामने और एक यूनिट सेल होगा, ठीक है ना, इसके सामने और एक यूनिट सेल होगा, और इसके ऊपर एक यूनिट सेल होगा जो इस कॉर्नर को शेयर करेगा। मैं ऐसे यूनिट सेल बना रहा हूं जो इस कॉर्नर को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इस कॉर्नर को शेयर करने वाले कौन कौन से, अगर आप इमेजिन करो थोड़ा सा, ठीक है, तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इमेजिन करो इस कॉर्नर को एक शेयर कर रहा है, एक सामने होगा, ठीक है, और एक इसके, ये जो क्यूब है, ये जो मैंने रब कर दिया है, ठीक है, ये कॉर्नर है, इसके ऊपर एक बैठा होगा इसके एज को टच करते हुए, ठीक है, इसके ऊपर एक बैठा होगा, ठीक है, और यहां पे जो इसके नीचे मैंने एक बनाया है, इस क्यूब के सामने वाले फेस को जो टच कर रहा है, यहां पे मैंने जो बनाया, इसके ऊपर और एक बैठा होगा, ठीक है, जो इसको टच कर रहा है। तो ऐसे अगर आप वर्चुअली आप इमेजिन करें, या आपके पास कोई बॉक्सेस होंगे, मैच बॉक्स होगा या कुछ भी होगा, अगर आप उसको रखें
ऐसे जो एक कॉर्नर को टच कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट को। तो आज हमने क्या क्या सीखा? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल सीखा, ठीक है। उसके बाद लैटिसेस के बारे में सीखा। उसके बाद ब्रेवियस जिसने इन लैटिसेस पे रिसर्च किया था, इनके बारे में देखा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सबसे पहले इनका पार्टिकल डिवीजन कैसे होता है ना। जैसे मैंने बताया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगला लेक्चर प्लीज आप अटेंड करिए पार्टिकल डिवीजन ठीक से सीखने के लिए, कि किसी भी क्यूबिकल में, है ना, किसी भी क्यूबिकल में ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनका टोटल काउंट, टोटल डिवीजन कैसे होता है। और उसके बाद हम उसी लेक्चर में पढ़ेंगे डेंसिटी कैसे निकालते हैं, डेंसिटी यानी कि रो, है ना। डेंसिटी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कैसे निकाली जाती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़े उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ओके। सो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने कहा था, हम पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का इस पूरे चैनल पे पूरे सीरीज एक अच्छे से कवर करने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे एक रो में। तो आप प्लीज स्टेप बाय स्टेप इस चैनल को फॉलो करिए। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा अगर आपने नोट डाउन किया, वैसा अगर आपने नोट्स निकाले, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सीईटी, जेई या एचएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड्स के लिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप नोट्स निकाल रहे हो। और बाकी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी इस केमिस्ट्री का बुक ले लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी हो सके आप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे केमिस्ट्री की, उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। सो मैं वापस बोलूंगा, जो भी नीडी है, जो भी 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको भी डाउट्स है केमिस्ट्री, जो भी सीखना चाहते हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, उनको शेयर करिए, लाइक करने को बोलिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे अगले नोटिफिकेशंस के लिए, हमारे अगले लेक्चर्स के लिए। आई विल मीट यू सून, सो बाय।